गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने तीन कंटेंट्स आज लाए हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जिंदगी ही बदल सकता है। आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री का पार्ट जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री घटित होता है, निर्देशित नहीं होता है। इसलिए जो घटना घटित होता है और जितना भी अभी हिस्ट्री लिखा गया है, भारत के इतिहास भारत के दुश्मनों ने लिख दिया, जिसके कारण ये निर्देशित हिस्ट्री है जो गलत है। कहा गया है मनुष्य न तो कुएं की चहार दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु ही, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाहर जगत से पृथक रहा, अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने ऋषि मुनियों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बार बार ये बात करते हैं कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण सभी एक्यूरेट है, बिल्कुल सत्य है। उसमें एक भी डेट बिल्कुल पंक्चुअल है। जो नहीं जानते हैं भले नहीं जाने, लेकिन आने वाला समय मैं बार बार माननीय मोदी जी से अपील करता हूं कि आप विद्वानों का एक टीम बनाइए और मेरा भारत के इतिहास का स्वर्णिम भविष्य है जो सही लिखे, और उसका सही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत सोने का चिड़िया था और भारत का सोने का चिड़िया रहेगा। आज उसी का कुछ पाठ मैं बताऊंगा आपके सामने। पहला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण, जो 1939 से 1947 के बीच में था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चरण था। यह चरण इतना इंपॉर्टेंट था कि प्रत्येक इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा था, स्वतंत्रता का लहर था, स्वतंत्रता का एक भाव समा गया था और अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल घृणा हो गई थी। अंग्रेज ये जानकर बड़ा नाखुश थे कि अब इंडिया पर राज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉर्ड मैकाले अब ब्रिटिश संसद को इस बात को बोला था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है कि यहाँ के लोग झूठ बोलने की कसम खाकर सत्य बोलते हैं और हम लोग सत्य बोलने की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। तो हम अब चालू करते हैं अपना पहला कंटेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण। इसमें हम 2 घटनाएं बताएंगे आज। पहला घटना है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और दूसरा घटना है आजाद हिंद फौज का गठन 1942। प्रथम है अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त प्रस्ताव एवं कृष्ण मिशन प्रस्ताव के अनेक दोष होने के कारण कांग्रेस को संकेत दे दिया था कि अगर इसके प्रस्ताव पर कांग्रेस विचार नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। वास्तव में एक जिधर घूमती देना चाह रहे थे अंग्रेज, क्योंकि वे डर गए थे और भारतीय ने जो प्रथम विश्व युद्ध का अपना साहस को, अपनी शक्ति को पहचान लिया था, जिसके चलते वे बिल्कुल डरे हुए थे और इसीलिए बार बार खंडौले पैक्ट ला करके तो कोई मिशन बैठा करके भारतीयों को डराना चाह रहे थे। लेकिन भारत डरने वाला नहीं था, क्योंकि जन जन मानस में यह बात प्रमुखता से ज्ञान हो गया था कि अब अंग्रेजों में ताकत नहीं है कि हम पर वो राज कर सके। अतः क्रिप्स की असफलता के पश्चात आंदोलन ही एकमात्र रास्ता था जिससे राजनीतिक गतिरोध दूर किया जा सकता था। अतः दिवस होकर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस ने कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत तब तक सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था जब तक स्वतंत्रता का अंग्रेजों के मुंह से, अंग्रेजों के वचन से, अंग्रेजों के
करार से, एग्रीमेंट से पता नहीं चल रहा कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये किसी भी कीमत पर दूसरा बात करने के फेर में नहीं थे। 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा, मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। दूसरे दिन 9 अगस्त को प्रातः अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु इस पर भी शीघ्र ही आंदोलन व्यापक स्तर पर समस्त भारत में फैल गया। आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाले, हड़ताल की, ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपनाई, अनेक बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे अनेक सरकारी इमारतों को लूट लिया गया, थाने को एवं डाकखाने में आग लगा दी गई, रेल पटरियां उखाड़ दी गई। यह स्थिति फरवरी 1943 तक चलती रही। इसके बाद मई 1944 तक आंदोलन धीमी गति से चलता रहा। इसी समय इस आंदोलन को दबा दिया गया। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम आजाद हिंद फौज 1942, सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1942 में जापान में आजाद हिंद फौज की गठन किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में जब जापान में हथियार डाल दिए तो आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाए गए, जिससे भारतीयों में और अधिक चेतना उत्पन्न हो गई। इस प्रकार आजाद हिंद फौज का भी मैंने जो गठन हुआ उसके बारे में बताया। अब अगला जो मेरा टारगेट है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 7-4, ये 4 है। ये 4 के बारे में बताना है। इसमें 4 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। इन्हें ट्रायंगल ABC AD is the bisector of cone A. If AD is equal to 6.4 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, and BD is equal to 5.6 centimeter, find DC. We know that BD beta DC is equal to AD beta AC. 5.6 into DC into 6.48 भागा दिए 0.8, इसलिए DC बराबर 5.6 by 8 इसलिए 7 सेंटीमीटर। ये आंसर 7 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा, इफ AB is equal to 10 सेंटीमीटर, AC is equal to 14 सेंटीमीटर and BC is equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड BD and DC। तो BD is equal to x मान लिए, इसलिए DC बराबर 6 minus x हो जाएगा। We know that BD बटा DC is equal to AD बटा AC बाइसेक्टर थ्योरम से होता है, इसलिए मान रख दिए। इसलिए 14x बराबर, इधर से गुना हुआ 14x बराबर 60 इंटू माइनस 10x, इधर 10x है गया, तो 14x प्लस 10x इक्वल टू 60, 24x इक्वल टू 60, x बराबर 60 बटा 24, 5 बटा 2 इसलिए 2.5 आंसर हो गया। BD बराबर x 2.5, DC बराबर 6 माइनस इतना, इसलिए इतना 3.5 आंसर हो गया दूसरा का। बड़ा ही आराम तरीके से बन रहा है। अब तीसरा है, इफ AD इक्वल टू इतना, BD इक्वल टू इतना, BC इक्वल टू इतना, फाइंड द AC। तो AC के लिए हमको DC बराबर BC माइनस BD करना पड़ेगा। 6 माइनस 3.2 से 2.8 DC निकालिए, इसलिए BD बटा BC इक्वल टू AB बटा AC ना रख दिए तो AB निकल गया इतना, इसलिए 4.9 सेंटीमीटर। बड़ा ही आराम तरीके से बन गया तीसरा भी। और चौथा पर आते हैं, इफ AB is equal to 5.6 centimeter, AC is equal to 4 centimeter, DC is equal to 3 centimeter, find BC। AB बटा BC is equal to AB बटा AC, इसलिए BD बटा 3 is equal to इतना, 5.6 into इतना 4, इसलिए BD बराबर 4. इससे गुना हुआ 3 से तो 4.4 के 12, 3 का 3 1 4, 4.2 BC बराबर BD प्लस BC 4.2 प्लस 3 is equal to 7.2 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा प्रोग्राम समाप्त कर दिए बड़ा ही आराम तरीके से। हम आशा विश्वास करते हैं कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया लगा होगा, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला
जो मेरा भारतीय इतिहास का कालगणना अंगगणित एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही जानने योग्य है, जिज्ञासा भरा है। यह ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही जिज्ञासा योग्य है कि भारतीय इतिहास में जो कालगणना है बड़ा ही एक्यूरेट है मेरा, और उसको कोई समझा नहीं, जिसके कारण यूरोपीय दार्शनिकों, यूरोपीय वैज्ञानिकों, यूरोपीय धर्मशास्त्रियों, जो भी उसको काले यूरोपीय इतिहासकारों ने गलत समझ लिया है। तो हम आप भारतीय के अनुसार बताना चाहते हैं, भारतीय कालगणना का प्रत्येक अंग अर्थात दिन, पक्ष 15 दिन 14 दिन का होता है, मास, महीना, वर्ष, युग, चतुर्युगी, मनवंतर, युग माने कलयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग है। चतुर्युगी चारों मिलकर के, मनवंतर, कल्प आदि के संदर्भ में जो गणनाएं दी गई है, उनके पीछे पौराणिक आंकड़ों एक पुष्ट आधार है। अंकगणित पर आधारित होने से इन पौराणिक आंकड़ों में युक्ति है, तर्क है, सत्ता है, पूर्णता है। ऐसी पूर्णता आधुनिक विज्ञान द्वारा निर्धारित आंकड़ों में नहीं है, क्योंकि वे वास्तविक नहीं है, वे मात्र कल्पना और अनुमान पर आधारित है। मनवंतर सिद्धांत के अनुसार एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी या महायुग होते हैं। एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी या 71 महायुग। एक चतुर्युगी या महायुग में 1, 2, 3, 4 अनुपातिक क्रम में एक बार कलयुग। तो एक कलयुग कितना का होता है? तो 4.32 लाख वर्ष होता है, यानी 4,32,000 वर्ष। द्वापर 8,64,000 वर्ष। त्रेता 12,96,000 वर्ष। सतयुग 17,28,000 वर्ष होता है, आते हैं। अर्थात एक चतुर्युगी में 43.20 लाख वर्ष और 10 कलिमान होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बाद सतयुग की अवधि के बराबर एक संधि काल आता है। याद रखिएगा, वर्तमान पृथ्वी का निर्माण के आरंभ से अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग के अब तक 5,109 वर्ष बीते हैं। अंकगणित पर आधारित होने के कारण ही इस भारतीय कालगणना के अनुसार आज यह बताया जा सकता है कि वर्तमान सृष्टि का प्रारंभ हुए आज से 1,97,29,49,109 वर्ष हो चुके हैं, तथा एक कल्प से 4,32,00,00,000 वर्ष होते हैं। एक कल्प में 4,32,00,00,000 वर्ष होते हैं, ज्योतिष शास्त्र बताते हैं। थोड़ा सा इतनी लंबी काल गणना को विभिन्न पाश्चात्य ही नहीं अपितु अनेक आधुनिक भारतीय विद्वान भी मानने के तैयार भले ही न हो, किंतु इसकी पुष्टि ज्योतिष के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत से हो जाती है। सूर्य सिद्धांत के अध्याय 1 में कहा गया है कि एक चतुर्युगी में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 43,20,000 भग्न राशि चक्र परिवर्तन करते हैं। यही संख्या प्राचीन भारतीय साहित्य के चतुर्युगी के वर्षों में बताई गई है। सूर्य सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि सतयुग के अंत में या त्रेता के प्रारंभ को पाद और मानदोच को छोड़कर सभी ग्रह के मध्य स्थान में मेष राशि में था। दूसरे शब्दों में उस समय 5वें कलयुग का प्रारंभ था, अर्थात हर 4.32 लाख वर्ष के बाद 7 ग्रह एक युति में आ जाते हैं। सूर्य सिद्धांत 1.57 में लिखा गया है।
भारतीय काल गणना का उक्त वर्षों की पुष्टि ज्योतिष शास्त्र के अयन बेलन सिद्धांत से भी हो जाता है। अगले एपिसोड में हम ऐतिहासिक और साहित्यिक काल गणना के बारे में बताएंगे। इसमें जरा सा भी गलती नहीं है, इसको ध्यान देने की बात है। हम अगला प्रोग्राम थोड़ा सा आपको यूट्यूब चलाकर करते हैं, यूट्यूब चला करके दिखाते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं कि यूट्यूब भी आप जानना सीखिए। और किस प्रकार सेट करके आप यूट्यूब पर भेजते हैं। ये मेरा गणतंत्र दिवस है, देखिए जरा इस प्रकार इसको चलाने के हाउ टू ऑपरेट टीम के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। इसलिए बड़ा ही सुंदर दृश्य देखिए जरा। भीगे भीगे डाल डाल पर देखिए कितना झंडा जा रहा है। देखिए बड़ा झंडा जा रहा है। चमड़ी बदर की हम फौजी इस देश। देखिए भाई, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।